हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास का भाग 5 और अंतिम भाग जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, ये जितने भी अभी तक हमने भाग देखे हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है मृदा संसाधन या सॉइल रिसोर्स जो होता है, आज हम इन्हें देखेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो रिसोर्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है वो किस पे निर्भर करती है, मृदा पर ही निर्भर करती है। और ये नवीकरण है, मतलब कि ये जो होता है रिन्यूएबल है, इसको फिर से जो होता है मृदा जो है उसको वो फिर से बन सकती है। यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, क्योंकि जो मृदा है उसी से पौधों का विकास संभव होता है और इससे जो होता है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन जो होता है वो उसको भी जो होता है बनाने के लिए, उसको भी उसका पोषण करने के लिए हमें मृदा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखिए जो मिट्टी होती है ना, इसका जैसे कि आप जो टॉप लेयर देख रहे हैं ना, ये जो लेयर होता है यही सबसे ज्यादा फर्टिलाइज होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। और कुछ सेंटीमीटर जो होता है, जो मिट्टी बनने में जो होता है वो लाखों वर्ष भी लगते हैं। अब मृदा बनने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो है सॉइल बनता है या मृदा बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तरण शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। तो ये सारे के सारे जो होता है, ये सब कुछ ये फैक्टर हैं जिनसे मिलके जो होता है क्या बनता है, मृदा या सॉइल बनती है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो ये सारी जो होता है, जो फैक्टर होते हैं, जो तत्व होते हैं, चाहे वो तापमान जो होता है, जो क्लाइमेट जो चेंज होता है, बहते हुए जल की क्रिया होती है, विंड होते हैं, पवन होता है, अपघटन की क्रियाएं होती है, ये सभी जो होते हैं क्या बनने में हमें इम्पोर्टेंट देती है, ये मृदा बनने की प्रक्रिया में अपना योगदान जो होता है वो देती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो ये जो मृदा बनने की, जो सॉइल बनने की जो प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले, चाहे वो तत्व हो गए या फिर उनके रंग हो गए या उनकी गहराई हो गई, उनका गठन हो गया, आयु हो गई कि वो कितने समय तक जो है मृदा फर्टिलाइज है, अच्छी मृदा है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम समझेंगे कि मृदाओं के कौन कौन से प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो होता है, जो सॉइल होता है उसको अलग अलग भागों में, कितने भागों में जो होता है वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। तो मृदाओं के बनने में मैंने आपको बताया था प्रोसेस में जो होता है, जो उच्चावच होते हैं, जो रिलीफ फैक्टर होते हैं, जैसे कि पठार, मैदान और जो हमारा माउंटेन्स वगैरह होता है, पहाड़ होता है, वो भू आकृतियां हो गई, फिर जलवायु और वनस्पतियां जो होती हैं, ये सब जो होता है पाई जाती हैं और इसके कारण ही अनेक प्रकार की अलग अलग मिट्टियां हमारे यहाँ विकसित हुई हैं और भारत में अलग अलग मिट्टियां, मृदा पाई जाती है। अब सबसे पहले जो है बच्चों, ये याद रखना, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा क्षेत्र जो होता है, अगर आप पूरा नॉर्थन जो होता है मैदान देखें, अगर आप एरिया को देखते हैं तो सबसे ज्यादा वो कौन कवर्ड है, जलोढ़ मृदा से जो होता है वो कवर्ड है। और बहुत ही उपजाऊ मृदा, जो ऐसी जहाँ जिन भी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं। जैसे गंगा और जमुना का जो होता है, जो दोआब वगैरह का क्षेत्र होता है, वो जलोढ़ मृदा ही जो होता है कि अधिकता से ही जो है वो भरा हुआ है। तो चलिए जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, महत्वपूर्ण मिट्टी है।
वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, मैंने आपको बोला था पूरा जो नॉर्थन या उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। और हम जानते हैं कि ये जो उत्तरी मैदान का जितने भी इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तो इसमें जो होता है वो ये सारी के सारे चीजें होती है, इसीलिए जो होता है ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइज होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये जो मृदा होती है वो किन किन चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी फसलें जो होते हैं इस मृदा में बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है, तो वो हो गई गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दलहन मतलब जो भी आपकी दाल वगैरह होती हैं वो, इन सब के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा होती है। और मैं आपको एक और बताऊंगी बच्चों कि ये जो जलोढ़ मृदा है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बांगर, ये जो बांगर होती है इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहा गया है। और दूसरा होता है खादर, ये जो खादर होती है नई जलोढ़ मृदा होती है। तो जो बांगड़ और खादर में आप कैसे डिफरेंस कर सकते, बांगड़ होती है वो क्या होती है, वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें जो पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो बहुत, जो कंकड़ जो पाए जाते हैं वो थोड़े बड़े पाए जाते हैं। लेकिन जो खादर जो मृदा होती है उसमें पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत महीन होते हैं। अब हमने एक जलोढ़ मृदा की बात की, अब दूसरी हम देखेंगे काली मृदा या काली मिट्टी। इन मृदाओं का रंग चूंकि काला होता है इसलिए इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। देखो कपास की जहां भी जो होता है, जो हम कॉटन की खेती की बात करते हैं तो उसके लिए जो होता है काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसीलिए जो होता है इसे केवल काली मिट्टी नहीं बल्कि काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे आपको काली मिट्टी के जो होते हैं कुछ फोटोग्राफ्स के तहत आप देख सकते हैं कि काली मृदा जो है यहाँ पर है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो काली और पीली मिट्टी जो होती है वो कहाँ होती है, मुख्य रूप से दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जो होता है ये ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका रंग पीला इसमें जल योजन के कारण होता है। तो कब ये लाल होती है कब ये पीली होती है इस बात को इसमें बताया गया है। अब हम बात करेंगे लैटराइट मृदा की। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। भारी वर्षा के निक्षालन का परिणाम के कारण क्या होता है कि ये जो होता है लैटराइट मृदा का निर्माण है और ये जो होता है कहाँ पे पाई जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय जो होता है जलवायु जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आर्द्र और दोनों शुष्क ऋतु जो होते हुए एक के बाद आती है, इसलिए जो होता है इस प्रकार के मृदा का निर्माण वहां होता है। अब हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है और इस प्रकार की मृदा जो है ना बच्चों वो राजस्थान वगैरह में जो होता है में पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। तो ये मृदाएं जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है वन मृदाएं ज्यादा से ज्यादा जो है वो पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। किस प्रकार से जो होता है मृदा का अपरदन हो रहा है और किस प्रकार से मृदा का संरक्षण किया जा सकता है यह हमें करना चाहिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जब भी मिट्टी का, मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी का जो ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, तो अगर वो बह जाती है तो इस प्रकार से जो होता है वो जो उपजाऊ मृदा होती है वो अगर हट जाती है तो इसे जो होता है हम मृदा अपरदन कहते हैं।
मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। मृदा के कुछ सेंटीमीटर जो होता है के भाग को बनने में बहुत ही करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, और मृदा अपर्दन की जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं, वो भी नेचुरल प्रोसेस है। तो मृदा के मतलब मिट्टी के बनने और मिट्टी के अपर्दन की क्रियाएं जो होता है वो एक प्राकृतिक क्रियाएं होती है, और दोनों में जो होता है संतुलन होता है, और दोनों जो होता है साथ साथ चलती हैं। लेकिन इसमें जब भी इसमें प्रॉब्लम कब खड़ा होता है, जब उसमें मानव का इंटरफेरेंस होता है। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे बढ़ता है तो ये जो होता है एक दूसरा ही रूप ले लेती है। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पाशुचरण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। जब दोनों ही प्राकृतिक संतुलन एक साथ चल रहा है, लेकिन जब मानव का वहां पर जो होता है क्रियाएं वहां पे प्रारंभ हो गई, वहां पे चाहे वो वनों को जो होता है काट रहा है, अति पाशुचरण कर रहा है, निर्माण कर रहा है, कुछ उद्योग वहां पे कर रहा है, कुछ इमारतें खड़ी कर रहा है, खनन कर रहा है, तो इन सब चीजों से जो होता है जो ये नेचुरल प्रोसेस है वो भंग हो जाती है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति जो होता है वो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे हवा हो गई, हिम नदी हो गई, और जो जल जो होता है वो मृदा अपर्दन करते हैं। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि अवनलिकाएं क्या होता है, तो जो जल जो होता है, जो बहता हुआ पानी जो आ रहा है, वो मृत मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाए, उन्हें यह अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड हम कहते हैं, क्योंकि ऐसी भूमि पर खेती नहीं की जा सकती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डा भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, और इसे चादर अपर्दन जो होता है या शीट इरोजन भी कहा जाता है। तो जो उसकी ऊपरी के जो मृदा होती है वही जो है वो जल के साथ बह जाती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। तो जहाँ पे जल जो है जब इसको अपने साथ इसके ऊपरी सतह को लेके जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, चादर अपर्दन। अगर पवन इसको अपने साथ पवन द्वारा जो है मैदान या ढालू क्षेत्र में अगर मृदा को वो उड़ा के बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा जो होता है वो हवा चलती है तो वो भी अपने साथ मृदा को उड़ा कर ले जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पवन अपर्दन कहेंगे। इसके बाद होता है कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से अगर हम हल चलाते हैं, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। अगर ये वाहिकाएं बन गई है तो इसके अंदर पानी जाएगा और पानी जो होता है मृदा को क्या करेगा, उसका जो होता है कटाव करेगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटक है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि जब हम कृषि कर रहे हैं तो कृषि के तरीकों को अच्छी तरीके से जान पहचान के ही जो होता है ये किया जाए, अथवा ये मृदा अपर्दन का एक घटक बन जाएगा, एक कारण बन जाएगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि हम क्या क्या संरक्षण कर सकते हैं मृदा के लिए। तो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। तो जो भी ढाल वाले क्षेत्र है वहां पे हमें जो होता है ये टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, इस प्रोसेस को जो है अपनाना चाहिए, जिसके तहत मृदा अपरदन जो है उसे रोका जा सकता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरीके को पट्टी कृषि जो होता है ये स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि अगर जो पवन हम देखें कि किस प्रकार से जो होता है जो हवा होती है वो भी मृदा अपरदन का एक कारण बनती है। तो इन
इस जो होता है पवन के बल को भी जो होता है ये सारी प्रोसेस अपना के जो होता है उसको कम किया जा सकता है और मृदा अपरदन जो है उसे हम रोक सकते हैं, उसको संरक्षण दे सकते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। तो हम जो देखे हैं कि हवा जो है जो मृदा का अपरदन करती है उसको रोकने का एक कारगर उपाय ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाए जाए। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि जो सॉइल रिसोर्स मृदा जो है वो संसाधन के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि भारत में जो होता है वो कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मृदा अपरदन जो होता है वो किन वजह से जो होता है मृदा का अपरदन होता है, और फिर हमने देखा कि इसके संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं।